नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आप तक। व्यालोक जी हमारे साथ हैं तो हमारे पास भी स्वागत वाली थाली पारंपरिक रूप से उनके स्वागत के लिए तैयार। बहुत बहुत स्वागत प्रभु। नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को प्रणाम। जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। व्यालोक भाई, आपको आपकी सरकारों द्वारा चलाए जा रहे अच्छे दिन के दर्शन कराता हूँ। ये बहुत गलत हो रहा है। असम में, क्या बंगाल में, क्या उत्तर प्रदेश में, क्या उत्तराखंड में, ये किस तरह के डबल इंजन सरकार आप लेके आए हैं? जरा एक दृश्य देखिए। ये दृश्य है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश और उनके सबसे प्रिय जिले संभल की। संभल वही जहां पर सनातनियों की कुएं मिले, मंदिर मिले, बावड़ी मिली और हमारे आदिदेव भी मिले और वो मामला चल रहा है। लेकिन योगी जी संभल में रुक नहीं रहे हैं। जरा एक दृश्य दिखाता हूं, क्या यही है आपके अच्छे दिन साहब? लीजिए जरा देखिए ये क्या हो रहा है आपके संभल में। ओफो, ये हैं अच्छे दिन। अरे रे रे रे। ओफो, ये जो मीनार सबसे अंत में गिरी है व्यालोक जी, ये 30-30 फीट की दो मीनारें थी। 10.5 बीघा जमीन संभल में, जो कि आधी जमीन सरकारी, आधी जमीन सार्वजनिक यानी कब्रिस्तान की। उन दोनों जमीनों को ईदगाह घोषित किया गया, कब्जा किया गया। 30-30 फीट की ये दो मीनारें बनाई गई, एक मस्जिद बनाई गई, दो कमरे बनाए गए, यानी दो मकान खड़े किए गए। इनकी कुल कीमत 5 करोड़ रुपए, यानी 5 करोड़ रुपए सार्वजनिक संपत्ति दबा के बैठे थे। और ये जो मौलाना साहब अभी रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनका सीना जख्म से भरा हुआ है। डबल इंजन की सरकार की जब मैं बात करता हूं व्यालोक जी कई दफा आपसे, तो आप आज का बंगाल देख लीजिए। बंगाल में अब कांवड़ यात्रा सावन में शुरू होगी तो वहां पुष्प वर्षा की जाएगी। उत्तर प्रदेश में पहले की जाती है। लेकिन सवाल ये होता है कि इस तरह की अवैधता आज भी जारी है, जिसे मिटाया जा रहा है। अभी तो ये अवैधता को मिटाने का क्रम जारी है। क्या इसी के साथ अवैधता फर्दर न बढ़े, इसको रोकने के भी इंतजाम आप देखते हैं? क्योंकि थोड़ी बहुत ये चीजें तसल्ली जरूर देती हैं कि 7-5 करोड़ रुपए सरकारी धन वो सरकार के खाते में आ गया। ऐसी तमाम चीजें हैं। लेकिन इस तरह की अवैधता केवल संभल में ही है क्या? बाकी जगहों पर तो कितना समय लग जाएगा अवैधता को दुरुस्त करने में? और ये कौम अवैधता के अलावा और कहीं जी नहीं सकती क्या? क्या इनका इलाज असम से लेके, बंगाल से लेके उत्तर प्रदेश और बाकी जगह केवल और केवल बुलडोजर है? और आपके पसंदीदा विषय की मैं बात जरूर करूंगा व्यालोक जी। ये जो साहब रो रहे थे, ये किसी कोर्ट से स्टे क्यों नहीं ले आए? अदालतें स्टे आजकल अवैधता के खिलाफ क्यों नहीं दे रही हैं? क्या कुछ वाकई किया गया है सरकारों द्वारा, या अदालतें ही अब संज्ञान लेना छोड़ दी हैं? हुआ क्या है? सर, इस पूरी बातचीत को 3 बिंदुओं में समेटते हैं और वहां से शुरू करते हैं। बिंदु नंबर 1 ये है कि फैक्ट्स देख लिए, तथ्य जो पत्रकारिता में बड़े पवित्र माने जाते हैं। फैक्ट्स आर सीक्रेट कहा जाता है। आज की पत्रकारिता को देख के जो लोग अपना निर्णय लेते हैं पत्रकारिता के बारे में, उनसे अनुरोध है कि ये जाने कि पत्रकारिता का पहला स्तंभ होता है कि फैक्ट्स आर सीक्रेट। तो फैक्ट्स क्या है भाई? ग्रामीणों ने शिकायत की थी। मेरे पसंदीदा विषय, 2 कोर्ट से फैसला सेम रहा था। एसडीएम कोर्ट के यानी तहसीलदार साहब के कोर्ट के निर्णय से ये लोग व्यथित होकर हाई कोर्ट तक गए थे सर। और वहां वकीलों ने कहा होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब नहीं है, वरना चले जाते साहब। या फिर फायदा और नुकसान देखे होंगे कि 5 करोड़ की संपत्ति है और सुप्रीम कोर्ट में लड़ने में पता नहीं कितना खर्चा हो जाए। तमाम प्रोज एंड कॉन्स देख के उन्होंने ये किया। तथ्य नंबर 1 ये है। दूसरा ये है कि अवैध कब्जों के खिलाफ एक अभियान चला रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। उत्तराखंड की सरकार ने भी चलाया, बंगाल ने भी चलाया। हर एक जगह ऐसी आबादी एक खास कौम की होती है तो आप उसे उस आबादी पर अत्याचार थोड़े ना बता दें।
भाई आपने अगर अवैध कब्जा कर रखा है तो आज ना कल उस पर बुलडोजर पहुंचेगा ही। सरकारें जागती हैं बड़े दिनों के बाद, रेलवे जागता है बहुत सालों के बाद, आर्मी की भी जमीन तक पर आप लोगों ने कब्जा कर रखा है, वक्फ ने कई ऐसी जमीनों पर दावा ठोक रखा है। कहने का मतलब यह है कि दूसरा पक्ष जो है इस पूरी घटना का वो ये कि एक खास समुदाय ही क्यों निकलता है अवैध कब्जेदार। और तीसरा और अंतिम यह है कि ये किसी भी तरह से हमारे हिंदू राष्ट्रवादी दक्षिणपंथी लकड़बग्घे शेर चीते, अगर इस वजह से, तो ये सबसे बड़ी बात, इसको पूरी तरह से फैलाने की जरूरत है। जैसे ये लोग विक्टिम कार्ड तुरंत गले में लेके खड़े हो जाते हैं, उसकी काट भी अब आप ही को और हमको करनी पड़ेगी कि बताइए ये विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है, ये कानूनी कार्रवाई हुई है। अब उसमें आपके नाम सबसे ज्यादा है तो इससे लोग क्या करेंगे। 2-3 चीजें इसी में ऐड कर देता हूं। ये केवल अवैध कब्जा नहीं था, अगर आप देखें तो 3 से 4 साल, और ये गांव है, ये ऐसा नहीं है कि संभल का शहर का इलाका है। 3-4 साल पहले इस जमीन पर प्लाटिंग शुरू कर दी गई थी। 2 मकान जो हैं उनको बकायदे बेच के उस पर लोगों ने जमीन खरीद के मकान बनाया था, उसको गिराया है। तो ये 10.5 बीघा ईदगाह और मस्जिद के नाम पर कब्जा करके और बाकायदे वहां पर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। तो ये तो कमर्शियल मामला है, अब इसमें विक्टिम कार्ड तो कोई सवाल ही नहीं बनता भाई। ये तो तुम धंधा कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, इसमें कौन सा कौम का विक्टिम कार्ड। जी हाँ, लेकिन मेरा वही कहना है कि लेकिन आप देखिएगा कि सभी जगह पर वो मौलाना के चेहरे पर जूम करता हुआ, और मैं 2-4 आपको लिबरल सेकुलर जमात के हेडिंग्स भी दे देता हूं। इन मौलाना के बहते हुए आंसुओं का कौन देगा हिसाब, बुलडोजर के तले कुचल गए ईदगाह के अरमान, ब्ला ब्ला ब्ला। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह हो जाएगी, वहां से शुरू होगा एक बहुत मानवीय इंट्रो, जिसको इंट्रो कहते हैं न्यूज की भाषा में, टीवी न्यूज की भाषा में। एक प्रेमचंद की कहानी थी ईदगाह, उसका मुख्य पात्र हामिद भी रोता है लेकिन वो खुशी के आंसू थे, उसकी दादी भी रोती है, खुशी के आंसू थे। इस मौलाना की आंखों के आंसू देखिए, ये गम के हैं, ये गम ज़दा है, इनकी मस्जिद को ध्वस्त कर, ब्ला 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 ब्ला। तो विक्टिम कार्ड केवल हमारे मुसलमान भाई थोड़े न खेलते हैं, उनको तो ये लोग ज्यादा खिलवाते हैं। भाई दिग्विजय सिंह बड़े उत्साह से बताते हैं ना, हिंदू टेरर गढ़ते हैं, किसी मियाँ जी ने थोड़े गढ़ा था। तो कहने का मतलब यह है कि संभल की जो कार्रवाई है अभी और भी जगहों पर हो रही है उत्तर प्रदेश में। और एक और चीज, जो लोग अभी अभी नए नए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के फैन हुए हैं, उन लोगों को भी कहना चाहिए कि भाई बहुत तेरे लोग हैं ऐसे, और बहुत तेरे ऐसे मंदिर हैं जिनको बाकायदा प्रतिस्थापित किया गया है वाराणसी कॉरिडोर में, उस पर आगे बात करेंगे। जी ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये जो गांव से लेके शहरों तक का अवैध कब्जा और उस पर इस तरह की मस्जिदों की कार्रवाई, मैं एक बार फिर आपसे पूछूंगा कि इस तरह की कार्रवाइयों में पहले जो हम लोगों को देखने को मिलता था कि कोर्ट वो जब तब इंटरवेन कर देती थी, अब इधर कोर्ट इंटरवेन नहीं करती। क्या ये जो योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ 1.5 दर्जन याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई और वहां से अवैधता पर बुलडोजर चलाने का एक पूरा 7 पेज का गाइडलाइन जारी हो गया, क्या ये उसका असर है और उसने पूरे देश भर में अवैधता पर बुलडोजर चलने का रास्ता खोल दिया है और अदालतों से इन्हें कभी कोई रिलीफ नहीं मिल रही इस मामलों में? तो ये भी एक सरकार की तैयारी, और क्या ये योगी आदित्यनाथ का मॉडल पूरे पैन इंडिया में सुगम नहीं कर देता है अवैधता पर बुलडोजर चलाना? ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई एक तरह से योगी आदित्यनाथ की और उनके सरकार की। सरकारें जब तक नहीं चाहेंगी सर, तब तक कोई कार्रवाई हो भी नहीं सकती है, ये सरकार की इच्छा शक्ति होती है। वरना सरकारों में अंतर क्या रह जाता। मनमोहन सिंह के समय भी मोटा मोटी वही काम हो ही रहा था, नरेंद्र मोदी के समय भी हो रहा है, तो अंतर क्यों हुआ है? व्यक्तित्व का भी अंतर होता है और कर्म का भी अंतर होता है। जो रोज घोटाले होते थे, रोज बम विस्फोट होता था, तमाम चीजें होती थी। जी सर।
मैं एक दूसरा एंगल इसमें पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है, सरकारों की जो इच्छा शक्ति है वो सब काम आती है, और यही वजह है कि जहां जहां डबल इंजन की ये भाजपा वाले जो कहते हैं उनकी सरकार है, वहां ये कर रहे हैं, शुभेंदु कर रहे हैं, हेमंता कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे बड़े मुकदमे चले, और आपके मित्र लोगों ने ब्रेकिंग बनाया, थम गया योगी का बुलडोजर, लेकिन 7 पेज का बुलडोजर चलाने का गाइडलाइन भी तो योगी सरकार ने जारी करवा दिया। तो अब हाँ, तो तो सरकारों की इसीलिए इच्छा शक्ति छोड़िए, संविधान का यानी सबसे बड़ी जुडिशरी का हाथ है उस पर। ये एक बड़ी उपलब्धि भारत में नहीं देखी जानी चाहिए योगी आदित्यनाथ की तरफ से। ठीक है, योगी जी चलाते हैं, उन्होंने तो केरल में भी चलाने का, भाई सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, खोलो और चला दो। और इसीलिए अब सरकारें पूरी तैयारी से भी जाती है ना भाई, बाकायदा गाइडलाइन मिला हुआ है उस पर, और इसीलिए कोई कोर्ट उस पर आपके दूसरे प्रश्न का भी उत्तर जो आपने बहुत चतुराई से फिर से पीठ थपथपाने का काम कर लिया है कि भाई इसीलिए सरकारें भी अब कहाँ जाती हैं, या कोर्ट भी कहाँ स्टे देता है। कोर्ट भी इसीलिए स्टे नहीं देता है ना, ये वाला मामला भी हाई कोर्ट तक तो गया है, हाई कोर्ट ने भी पक्ष में फैसला दिया कि हाँ तोड़ो इसको, अवैध है, क्योंकि अवैध है भाई, अवैध है तो है। कानून तो आपके जज्बात आपा से नहीं चलता है ना। अब दिक्कत यह है कि मियाँ जी लोग जज्बात आपा से कानून को चलाना चाहते हैं, कह रहे हैं कि मस्जिदें शहीद हो रही हैं। अरे भैया जाके देखो, तुम्हारे नए नए अभी जो प्रिय संत हुए हैं अभी मुक्तेश्वरानंद, उनसे पूछो ना, बनारस कॉरिडोर के दौरान बहुत सारे मंदिर हटाए गए और प्रतिस्थापित हुए। ध्वस्तीकरण, चौड़ीकरण, अभी भी एक जो दुर्घटना हुई है प्रयागराज में हुआ ना भाई, हटाया जाता है। इससे हिंदुओं की भावना आहत नहीं होती, क्योंकि हिंदुओं का ये देश है और वो ये चाहते हैं कि भाई जो चीजें हो वो सबके लिए हो। आपको बस बल दिखाना है अपना, आपको बस अपना ओहदा दिखाना है कि हमारी इमारत है, और कोई इमारत आपकी 1200-1300 साल से पुरानी होती नहीं है। अब मुझे इस पर हंसी आ जाती है, मतलब जैसे आप जो बहुत पवित्र स्थल है हमारे, वहां पर भी क्या है कि कुछ कुछ लोग जो हैं अति उत्साह में कहानी बताते हुए एक और कांड दिखाता हूँ व्यालोक जी, आपके लिए मसालों की कमी नहीं है। एक और कांड दिखाता हूँ, उसी संभल वाली जो ईदगाह पर अवैध 10.5 बीघे में जो मस्जिद थी, जब उसको बुलडोजर चलाया जा रहा था, अभी मैंने जो दिखाया वीडियो, तो उस मस्जिद के अंदर से आई लव यू मोहम्मद के पोस्टर और बहुत सारी ऐसी आपत्तिजनक सामग्री भी मिली। एक FIR भी दर्ज किया है पुलिस ने। आई लव यू मोहम्मद याद कीजिए, वो मौलाना याद कीजिए बरेली वाला, वो अभी तक जेल में है। तो यानी केवल अवैध जमीन कब्जा नहीं की गई थी, उस मस्जिद के अंदर अवैध गतिविधियां भी संचालित की जा रही थी। जी, अब कहाँ का विक्टिम कार्ड? सर वही मैं कह रहा हूं कि अब सरकार पूरी तैयारी के साथ जाती है। जैसे सरकारों की तैयारी पर किस तरह से डिपेंड करता है हमारे पूरे सिस्टम में, ये बड़ा मतलब विचित्र हाल है। क्योंकि देखिए अभी एक फैसला आया है अहमदाबाद हाई कोर्ट का, ब्लास्ट के जो लोगों को, अधिकांश लोग उसमें बहुत सारे जो आरोपित थे वो छूट गए। आपको क्या लगता है दर्शकों श्रोताओं, सोचिएगा इस पर, छूट गए। और हाई कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की पुलिसिया कामकाज पर, कहा कि ऐसा लगता है जैसे बस किसी तरह काम निपटाया गया हो। अगर और ढंग से काम होता तो वो सारे अपराधी आज सजा भुगत रहे होते। तो ये तीनों भाई, कोर्ट भी अपना काम करे, वकील भी करे और पुलिस भी करे, तब जाकर आपको सजा मिल सकती है उन लोगों को कानूनी ढंग से। वरना तो जो चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं। एकदम ठीक बात है। अच्छा, मौलाना तौकीर रजा के बारे में अगर बात की जाए तो मैं अदालतों का रुख बता रहा हूं। 1 महीने पहले तौकीर रजा ने लगभग अपनी 16वीं जमानत याचिका लगाई, जो कि खारिज कर दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। अब कई लोग, देखिए प्रयागराज हाईकोर्ट मत कहिए, वो नाउन है,
तो इसलिए वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ही रहेगा जब तक उसका नाम न बदले। कई दर्शक आके बोलते हैं कि नहीं साहब प्रयागराज हाई कोर्ट, ना ऐसा नहीं होता, वो बदलना पड़ेगा अलग से। तो टिप्पणी क्या किया जब मौलाना उसकी खारिज किया बरेली वाले का, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि तुम्हारी जमानत हम इसलिए खारिज कर रहे हैं कि तुम बाहर निकलोगे और फिर तुम दंगा जैसी स्थिति पैदा करोगे। यानी अदालतें भी अब कन्विंस्ड हो रही हैं इनके कैरेक्टर से। ये छोटी बातें महत्व रखती हैं कि अदालतें कैसा सोचती हैं, क्योंकि ये तो माना जाता था कि नहीं अदालतें तो जमानत पर ही काम करती हैं, सुप्रीम कोर्ट भी बैठ के जमानत पर ही काम करती है। तो ये एक बदलाव अब दिखाई दे रहा है कि जो अदालतें सबूतों पर काम करती हैं, गवाहों पर काम करती हैं, वो भी अब कन्विंस्ड हो रही हैं। अब फिर मैं एक चीज लाऊंगा कि ऐसा होने में क्या सरकारों की कोई भूमिका है कि वो अच्छे से फाइल और मिसिल तैयार करके सरकारी वकील ऐसा पक्ष पेश कर रहे हैं अदालतों के सामने कि अदालत कह रही है कि नहीं साहब तुम तो मौलाना तौकीर निकलोगे तो फिर दंगा कराओगे। यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी अवैध रूप से आई लव यू मोहम्मद, वहां पर भी अदालत ने हाईकोर्ट ने कहा कि ना कोई नहीं, सवाल ही नहीं है, 10.5 बीघा ये अवैध है। तो अदालतों को कन्विंस करने का ऐसा कौन सा रसायन अब सरकारों ने तय कर लिया है, वरना तो इसी देश की अदालतें रात के 12-12 बजे आतंकवादियों के लिए खुल जाया करती थी। और तीसरा अंतिम सवाल चिढ़ाने के लिए आपको पूछ रहा हूं, वो कांग्रेसी इकोसिस्टम कहाँ है, बड़ी बिंदी गिरोह कहाँ है, ढपली गैंग कहाँ है, मशाल गैंग कहाँ है? वो तो उधर काकरोचों के साथ कुछ हाथ वाथ मिला रहा है लेकिन मजाक कर रहा है, ऐसे सॉलिड मुद्दों को तो रोक नहीं पा रहा है। और क्या फिर राष्ट्रवादियों को ये प्रसन्न नहीं होना चाहिए कि सरकारें अब ऐसी तैयारी करके रखती हैं कि चारों तरफ इस तरह के नजारे देखने को मिल रहा है? क्या कहेंगे सर कंक्लूड करते हुए? एक ही वाक्य में इन तीनों प्रश्नों का उत्तर है कि जनता इस बुरी तरह से इन सारे पाखंडियों को, द्रोहियों को, गिरोहियों को पहचान चुकी है कि अब इनका कोई दांव चलता ही नहीं है। और अब सरकार कुछ नहीं कर रही है। कौन लोग भ्रम में है भाई, सरकार एक मशीनरी है, वो वैसे ही चलती है मोर और लेस। बड़े बड़े फैसले अलग होते हैं कि भाई हम इजराइल के साथ, वो विदेश नीति का एक मोड़ होता है कि आप मोड़ दें, अर्थनीति का एक मोड़ होता है जब आप अर्थव्यवस्था खोल दें या बंद कर दें। लेकिन अमूमन सरकारें ऐसी ही चलती हैं, जनता ने हाथ में ले लिया है सर। अब आप कहिएगा कि बंगाल में जो लोग अंडेबाजी कर रहे हैं वो भाजपा के हैं, तो भाई हैं भाजपा के। कांग्रेसी पूरा इकोसिस्टम बोलता ही है कि भाई आईटी सेल बहुत एक्टिव है। अरे यार, भाजपा के आईटी सेल को इतनी गालियां मिलती हैं लोगों के बीच, क्या बात करते हो? वो अगर एक्टिव रहते तो ये हाल थोड़े होता। लोग एक्टिव है, आम जन तुम लोगों से परेशान हो चुका है, कांग्रेस के इकोसिस्टम वाले। तो अदालतें भी आम जन से प्रभावित हैं, उनकी भाषा बोल रही हैं। अदालतें कैसे नहीं प्रभावित होंगी सर, बताइए। पूरे पॉलिटिकल सिस्टम से सोशल सिस्टम तक अदालतें क्या ऊपर से कहीं से पैराशूट से आती हैं? इस देश की अदालतें, ठीक है मैं मानता हूँ 35-40 परिवारों में, उनको जमीनी हकीकत कितनी पता है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन अदालतों तक ये जनभावना नहीं पहुंचती, ऐसा थोड़े है। और याद कीजिए, राम मंदिर फैसले में एक वाक्य ये भी था कि और जनभावनाओं को देखते हुए, बाकी जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स थे वो थे, लेकिन एक वाक्य ये भी था। तो क्या अदालतों को ये पता नहीं चल रहा है कि भाई जन भावनाएं किधर जा रही हैं? क्या अदालतों के ऊपर जो दो घटनाएं हो चुकी हैं विद इन 2 years, तो अदालतों को नहीं लगता है क्यों 4 स्पेशल पीठ सीजेआई स्थापित कर दे रहे हैं कि भाई मुकदमों की कमी से हम जो जूझ रहे हैं उसके लिए करेंगे? तो ये क्या जनभावना से नहीं हुआ है? वह साहब, हाँ अभी दुरुस्त होने में सिस्टम को बहुत टाइम लगेगा, लेकिन चीजें दौड़ रही हैं, नहीं दौड़ती तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है। और यही वजह है कि डबल इंजन सरकारों के महत्व को मैं क्यों बार बार दोहराता हूं। योगी आदित्यनाथ की सरकार तो लगी हुई है, बाकी सरकारों को भी इसका अनुसरण करना होगा, लेकिन कुछ चीजें बेहद महत्वपूर्ण है, इस पर हम आगे कभी विस्तार से जरूर बात करेंगे कि इस देश की न्यायपालिका भी अगर जन सरोकारों को अब समझ रही है तो क्या फिर अदालतें पहले जन भावनाओं को नहीं समझती थी? पहला सवाल। दूसरा सवाल आगे के लिए कि साहब अगर अदालतें सबूतों पर काम करती हैं, गवाहों पर काम करती हैं, परिस्थिति जन साक्ष्यों पर काम करती हैं,
लीगल बहसों के दौरान काम करती हैं, जनभावनाओं को बिल्कुल नहीं देखती। अभी कुछ दिन पहले तक पट्टी लगी हुई थी। तो इसका क्या मतलब समझा जाए कि फिर तो ये विक्टिम कार्ड जो खेलते हैं कि अदालतें भी अब हमारी नहीं रहीं, क्या ऐसा है? या अगर अदालतें सबूतों पर ही काम करती थीं और आज भी कर रही हैं, तो इसका मतलब पहले सबूतों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, एक वर्ग विशेष को, एक मजहब विशेष को फायदा पहुंचाया जाता था, एक ये माइंडसेट बना हुआ था। या तो 2014 से जो इस देश में सांस्कृतिक क्रांति हुई है, तो सांस्कृतिक क्रांति जब होती है तो पूरे देश की संसद बदलती है, हम आप बदलते हैं, विधानसभाओं की मनोदशा बदलती है, तो उसी के साथ कोर्टों की, ऑफिसों की, सब कुछ बदलता है, क्योंकि ये सब समाज के हिस्से हैं। इसका मतलब शुद्धिकरण सबका हो रहा है। व्यालोक जी प्रसन्न नहीं होंगे अगर मैं अदालतों को ये कहूंगा कि साहब वो भी अब सोच रही हैं, समझ रही हैं। इस पर आगे कभी बात होगी। तो उत्तर प्रदेश में आज का हिसाब ये है कि 10.5 बीघे सरकारी जमीन सरकारी खाते में दर्ज, 5 करोड़ रुपए की मिल्कियत वापस, अवैध रूप से कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा था वो जमीन मुक्त, और ये गांव का हाल है। तो मुझे लगता है कि हमारे जनप्रतिनिधियों को भी ये काम करना चाहिए कि कहाँ-कहाँ उनके क्षेत्र में इस तरह की अवैध चीजें हैं, उसे कम-कम सरकार की संज्ञान में ले आएँ। और अब मामला इतना सुगम हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद 7 पेज की कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अगर कोई जनप्रतिनिधि ठीक से चाह ले अवैधता को, और जनप्रतिनिधि क्यों, समाज, मुख्यमंत्री के पोर्टल पर लिखिए, अपने-अपने प्रदेशों में ऐसे पोर्टल की पहचान कीजिए, वहां पर दर्ज करानी चाहिए। और अब चूंकि डीएम लेवल पर अगर आप कन्विंस कर लेंगे, तो गाइडलाइन है और अवैधता वहां से मुक्त हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये एक सरकार के साथ समाज का भी कॉम्बिनेशन है, जो कि वर्किंग लेवल पर देखने को मिलेगा, और बंगाल इसका बड़ा उदाहरण बन रहा है। तो आइए, उत्तर प्रदेश से एक और अच्छे दिन, और संभल तो लगातार चीजें दे रहा है। योगी आदित्यनाथ के कामों का अनुसरण और लोग भी करेंगे। बुलडोजर आपके हाथ में है, पेट्रोल डीजल आपके पास है, उठाइए, चलाइए। एक समाज के रूप में हमारा आपका काम क्या है? अवैधता की पहचान कराएं, और दूसरा, इस अवैधता की नसबंदी के लिए जब 5 साल में आपके विधानसभा का चुनाव आए, जब 5 साल में अगला लोकसभा का चुनाव आए, तो ये 2 मशीन, 2 यंत्र हैं, एक उँगली ये, एक उँगली ये। एक पर ईवीएम की स्याही लगवाइए, दूसरे पर ईवीएम की बटन दबाई का काम चालू रखिए, ताकि ये डबल इंजन सरकारें इस तरह का काम आपको दृश्य दिखाती रहें। चलो भाई, आपने समय दिया, बड़ी व्यस्तता आपकी चल रही है, इस समय यात्रा चल रही है। तो दर्शकों, अगर कुछ ऑडियो में दिक्कत आए आलोक भाई की तरफ से, व्यालोक भाई की तरफ से, तो थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा। तो आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अमीश और व्यालोक जी, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। ऐसे